बच्चों क्लास 12 वालों, बढ़िया है सब कुछ। पेपर नजदीक आ रहा है हिस्ट्री का, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा पेपर, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो टेंशन मत लो, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए 8 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड कर रखा है जो बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं 8 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड PYQs के, अगर उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। और ये तो तुम्हें देखना जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा 90 वाले मार्क्स के, जो 90 प्लस वाले मार्क्स तुम्हें चाहिए, जो स्कोर चाहिए, और पूरा का पूरा इसी के अंदर छुपा हुआ है। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे 8 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो जाए, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियोस के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। इसको कर लेना, और इसको करने के बाद उन वीडियोस को भी देख लेना, तुम्हारा सारा टेंशन खत्म। तुम्हारे 90 to 90 मेरे तरफ से तुम्हारे पक्के हैं। अब जाओ जल्दी से मुंह मीठा कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, बोल रहा है कि स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। आपको बताना कि स्तूप की संरचना किसे कहते हैं, ठीक है। स्तूप की संरचना क्या होती है, और अमरावती स्तूप की नियति सांची से किस प्रकार भिन्न थी। नियति मतलब होता है लक, नियति मतलब होता है क्या बेटा, लक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आपको बताना है कि दोनों के लक में क्या अंतर था, दोनों के लक में क्या अंतर था। सबसे पहले आपको स्तूप की संरचना बतानी है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि अमरावती और स्तूप और सांची के स्तूप किस प्रकार से भिन्न थे। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परिचय लिखेंगे। मैंने भाई कंटेंट बना रखा है, कंटेंट ये बढ़िया है, इसी तरीके से तुम्हें एग्जाम में लिख कर आना है। एक भी मार्क्स हमारे 8 में से कटेंगे नहीं। और पॉइंट तो भाई पूछो मत, इतने गदर पॉइंट है ये सारे के सारे, तुम्हें सुनते ही याद हो जाएंगे। कि स्तूप बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थापत्य रूप है। स्तूप क्या होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिंपल सा यही लिखना कि जो स्तूप होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, जिसमें पवित्र अवशेष रखे जाते थे, ठीक है ना। और यह धार्मिक श्रद्धा और पूजा का केंद्र होता था। ये क्या होता था, धार्मिक श्रद्धा और पूजा का क्या होता था, केंद्र होता था। तो इसको हम क्या कहते थे, ठीक है, इसी को हम स्तूप कहा जाता था। अब इसको, इसमें किसके अवशेष रखे जाते थे, तो जो गौतम बुद्ध के जो शरीर के जो अवशेष है उनको इसके अंदर रखे जाते थे, ठीक है। अब इसके आकार की बात करते हैं, इसकी संरचना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अंड। क्या याद रखना है, अंड यानी कि गोल गुंबद, ठीक है, अंड याद रखना है, गोल गुंबद याद रखना है। तो स्तूप का एक मुख्य भाग अर्ध गोलाकार गुंबद होता था, इस तरीके से होता था, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक है। अर्ध गोलाकार क्या होता था, गुंबद होता था, इस तरीके से, ठीक है। और जिसमें बुद्ध या अन्य संतों के अवशेष रखे जाते थे। इसी के अंदर क्या रखा जाता था, अन्य संतों के अवशेष रखे जाते थे, जो श्रद्धालुओं के लिए पूजा और सम्मान का केंद्र बनता था। तो पहली संरचना क्या याद रखोगे, अंड याद रखोगे, यानी कि गोल गुंबद याद रखोगे। दूसरा याद रखोगे हर्मिका, क्या याद रखोगे बेटा, हर्मिका। तो अंड के ऊपर बनी छोटी वर्गाकार संरचना को हर्मिका कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, हर्मिका। इस तरीके से बनी होती थी, ठीक ना, इस तरीके से हर्मिका बनी होती थी, ठीक है। इस तरीके से क्या बनी होती थी, हर्मिका बनी होती थी, ठीक है। और जो पवित्रता और देवता का प्रतीक था, इसे देवता का घर कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, जो हर्मिका हुआ करता था उसे हम क्या कहते थे, देवता का घर कहा जाता था। हर्मिका को क्या कहा जाता था, देवता का घर कहा जाता था। इसे एक पवित्र स्थान माना जाता था, यानी कि सबसे पवित्र स्थान क्या होता था, ये हर्मिका होती थी, ठीक है। छत्र व्यवस्था, ठीक है, छत्र व्यवस्था। तो हम हर्मिका के ऊपर एक अधिक छत्र लगाए जाते थे, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर क्या होता था, छत्र लगा होता था, छत्रक इस तरीके से निकला होता था, एक छत्रक, ठीक है, 2 छत्रक और 3 छत्रक, ठीक है। लगभग 3 छत्रक आपको बुक में दिखाई देगा, ठीक ना। तो इस तरीके से छत्रक हुआ करता था। आगे, और जो शक्ति सम्मान, ठीक ना, जो शक्ति सम्मान और, ठीक है, शक्ति सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक के रूप में माने जाते थे, और धार्मिक महत्व था। तो ये शक्ति यानी कि, ठीक है, देवताओं की शक्ति किसमें निहित होती थी, तो हर्मिका के अंदर। उसके बाद वेदिका, क्या होता, वेदिका यानी कि प्रदक्षिणापथ, क्या थी, प्रदक्षिणापथ, ठीक है। स्तूप के चारों ओर घेरा वेदिका और मार्ग होता था। इसके स्तूप के चारों ओर क्या होता था, घेरा होता था, वेदिका होती थी, इस तरीके से, ठीक ना।
स्तूप के चारों ओर क्या होती थी, वेदिका बनी होती थी, ठीक ना, जिसकी लोग क्या करते थे, परिक्रमा करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी अनुयायी हुआ करते थे वो क्या करते थे, परिक्रमा करते थे। ठीक है, तो स्तूप के चारों ओर वेदिका और मार्ग होता था जहां श्रद्धालु घड़ी की दिशा में घूमकर पूजा करते थे और दक्षिणा, ठीक है, प्रदक्षिणा कहा जाता है। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा लिख देना, तुम क्या लिख देना, परिक्रमा। वेदिका के चारों ओर घूमकर क्या करते थे, परिक्रमा करते थे। उसके बाद एक और संरचना थी तोरण द्वार। तोरण द्वार का मतलब होता है प्रवेश द्वार। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है बेटा, प्रवेश द्वार। इस तरीके से इसके क्या थे बेटा, प्रवेश द्वार। इस तरीके से इसके प्रवेश द्वार बने हुए थे। इस तरीके से इसका क्या बना हुआ था, प्रवेश द्वार बना हुआ था, जिसे क्या कहा जाता था, तोरण द्वार के नाम से जाना जाता था। तो स्तूप के चारों ओर बने भव्य प्रवेश द्वारों पर सुंदर नक्काशी होती थी। क्या होती थी, स्तूप के चारों ओर जो प्रवेश द्वार होता था, तोरण द्वार होता था, उस पर क्या होती थी, नक्काशी होती थी, जिनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया जाता था। ठीक है, उसके बाद सजावट और शिल्पकला। तो स्तूपों को सुंदर मूर्तियों और नक्काशी से सजाया जाता था जो धार्मिक कथाओं, प्रतीकों और सामाजिक जीवन को दर्शाती थी। ठीक है, उसके बाद अमरावती की नीति देखिए। अमरावती की नीति कैसी थी, तो अमरावती स्तूप समय के साथ नष्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खोजा गया था, बहुत पहले इसको खोज दिया गया था। ठीक है, अमरावती के स्तूप को, और इसके अवशेष अलग अलग संग्रहालय पहुंच गए, जिससे उसका मूल स्वरूप समाप्त हो गया। तो आपके ध्यान रखना है, इसका लक क्या था, बैड लक था। अमरावती के स्तूप का क्या था, बैड लक था, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और इसके अवशेषों को अलग अलग स्थानों पर क्या किया गया, ले जाया गया। वहीं पर अगर सांची की बात करें तो सांची स्तूप आज भी सुरक्षित है। सांची का स्तूप क्या बेटा, आज भी सुरक्षित है, जबकि अमरावती का स्तूप क्या हो गया, अधिक भाग नष्ट हो चुका और केवल अवशेष ही उपलब्ध है। तो इनकी नियति समझ में आ गई, दोनों का लक कैसा था। तो अमरावती का लक क्या था, बहुत ही खराब था, और सांची का स्तूप का जो लक था वो अभी अच्छा था। ठीक है, अमरावती का स्तूप नष्ट हो चुका है और सांची का स्तूप अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार स्तूप बौद्ध स्थापत्य महत्वपूर्ण रखता था। अमरावती और सांची की नियति में स्पष्ट अंतर दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पंचायत और ग्राम प्रधानों ने ग्रामीण समाज को कैसे नियंत्रित किया था। ठीक है, यानी कि आपको बताना है, पंचायत के बारे में बताना है, और ग्राम प्रधानों ने ग्रामीण समाज को किस प्रकार से नियमित किया था, यानी कि नियंत्रित किया था। तो देखिए, मुगल काल में पंचायत और ग्राम प्रधान प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र से, ठीक है, यानी कि गांव के अंदर बेटा पंचायत चलती थी। गांव के अंदर क्या चलता था, मुगल काल के दौरान गांव के अंदर पंचायतें चलती थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र थी, सामाजिक आर्थिक न्यायिक कार्यों को निर्धारित करती थी। तो गांव के अंदर कौन रहता था बेटा, मुगल काल में गांव के अंदर पंचायतें चला करती थी। मुगल काल के अंदर गांव के अंदर पंचायतें चला करती थी। तो ये गांव को किस प्रकार से नियमित करती थी, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए, न्यायिक कार्य, ये क्या करते थे, न्याय के कार्य करते थे। जो पंचायत हुआ करती थी और न्याय का क्या करते थे, कार्य करते थे। तो पंचायत गांव के छोटे बड़े विवादों जैसे भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े और लेन देन से जुड़े मामलों को सुलझाकर समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखते थे। यानी कि ये क्या करते थे, गांव के अंदर जो भी छोटे मोटे विवाद होते थे इनको ये सुलझाते थे। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और पॉइंट याद कर लेना, ठीक है, कि जो पंचायत होता था, जो पंचायत का जो मुखिया होता था, पंचायत का जो मुखिया होता था उसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। जो मुखिया हुआ करता था उसे क्या कहता था, मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। और गांव का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था वही क्या बनता था, मुखिया बनता था। तो मुखिया को मुकद्दम, ठीक है, या मंडल के नाम से जाना जाता था, मुकद्दम और मंडल के नाम से। ठीक है, तो पता चल गया ये क्या करते थे, पंचायत न्यायिक कार्य करते थे, गांव के अंदर छोटे मोटे विवादों को क्या करते थे, सुलझाते थे। उसके बाद कर वसूली करते थे। ये क्या करते थे, कर वसूली करते थे। तो ग्राम प्रधान किसानों से कर वसूलने में राज्य की सहायता करते थे। यानी कि जो मुगल साम्राज्य होता था उसको कर चाहिए था, तो कर को वसूलने में कौन काम करता था, ग्राम प्रधान करता था, जिससे राजस्व प्रणाली सुचारू रूप से चलती थी और प्रशासन को आर्थिक आधार मिलता था। उसके बाद सामाजिक नियमों का पालन, यानी कि पंचायत जो भी नियम वगैरह बनाती थी, ठीक ना, उसे क्या करना पड़ता था, सभी लोगों को पालन करना पड़ता था। पंचायत क्या करती थी, जो भी नियम वगैरह बनाती थी उन्हें सभी लोगों को क्या करना पड़ता था, पालन करना पड़ता। अगर जो लोग नहीं पालन करते उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था या फिर उनको दंडित किया जाता था। तो पंचायत सामाजिक परंपराओं और नियमों को लागू करती थी, ठीक है, जिससे समाज में अनुशासन बना रहता था और लोग सामाजिक मर्यादाओं का पालन भी करते थे। ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन,
अगला काम क्या था, तो पंचायत क्या करती थी, जल, भूमि, चारगाह, जंगल जैसे संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करती थी और जिससे सभी लोगों को समान रूप से लाभ मिल सकते थे। तो ये संसाधनों का प्रबंधन करती थी। सामूहिक निर्णय, जो भी निर्णय लिया जाता था गांव के अंदर सभी पंचायतों के माध्यम से लिया जाता था और सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। तो गांव के महत्वपूर्ण निर्णय पंचायतों के माध्यम से सामूहिक रूप से लिए जाते थे, जिससे सभी वर्गों की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित होती थी। उसके बाद अनुशासन और दंड, यानी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता था, जिससे समाज में कानून व्यवस्था और अनुशासन क्या रहता था, बना रहता था। कृषि कार्यों का समन्वय, क्या बेटा, कृषि कार्यों का समन्वय यानी कि पंचायत खेती, सिंचाई, श्रम के कार्यों को व्यवस्थित करती थी, जिससे उत्पादन बढ़ता था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती होती थी। सामाजिक एकता को बनाए रखते थे, तो पंचायत विभिन्न जातियों और वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखती थी, जिससे गांव में सहयोग और एकता बनी रहती थी। तो इस प्रकार से पंचायत जो था वो क्या करता था, मुगल कालीन ग्रामीण समाज को नियंत्रित करता था, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट थे, जैसे कि जो पंचायतें हुआ करती थी वो जाति पंचायतें भी हुआ करती थी, ठीक है ना। पंचायतें होती थी लेकिन हर गांव के अंदर जाति पंचायत भी होती थी, जिसमें उसी जाति का क्या किया जाता था, केस वगैरह लड़ा जाता था, ठीक है ना। और जो भी नियम कानून होता था गांव के अंदर सब कौन बनाता था, पंचायत ही बनाती थी। उसके बाद इस प्रकार पंचायत और ग्राम प्रधान ग्रामीण समाज के संचालन और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो इस तरीके से पंचायत क्या करती थी, ठीक है, भूमिका निभाती थी। अगला क्वेश्चन है 1917 से लेकर 1922 के बीच में जन नेता के रूप में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। 1917 से लेकर 1922 के रूप में जो गांधी जी थे वो जनता के क्या बन चुके थे, नेता बन चुके थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ने 1917 से 1922 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधारित आंदोलन में बदल दिया, ठीक है। जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको क्या कर दिया, जन आधारित आंदोलन में बदल दिया, आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। तो गांधी जी ने क्या किया, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया और इन आंदोलनों में, राष्ट्रीय आंदोलनों में जनता को शामिल किया। पहला 1917 में चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी ने क्या किया 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया बिहार के अंदर। तो गांधी जी ने किसानों की समस्या को उठाकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया, जिससे जनता में विश्वास बढ़ा और अहिंसक आंदोलन से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, ये लोगों को बताया। तो आपको तो पता है चंपारण वाला कहानी क्या था कि चंपारण के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर चंपारण एक जिला है जिसमें अंग्रेज क्या करते थे, किसानों से जबरदस्ती उनके खेतों पर नील की खेती कराते थे और नील की खेती करने से नुकसान ये होता था, उनकी जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी, उस पर 10 साल 20 साल तक क्या नहीं किया जा सकता था, खेती नहीं किया जा सकता था। फिर उसके बाद, ठीक है, तो किसान जो ये थे अंग्रेज तो थे, उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती उनके ऊपर, ठीक है, खेती करवाया और उनके जो फसल थे वगैरह थे, जो खेत वगैरह थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो इसी चीज को देखते हुए गांधी जी ने क्या कर दिया, नील सत्याग्रह किया, यानी कि चंपारण सत्याग्रह किया, ठीक है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन किया उन्होंने 1918 में। तो उन्होंने किसानों को कर में राहत दिलाने के लिए आंदोलन किया, ठीक है। खेड़ा आंदोलन किस लिए था, किसानों को कर में राहत दिलाने के लिए, यानी कि उस समय क्या हुआ था कि उस समय आर्थिक संकट आ चुका था, खाद्यान्न संकट आ चुका था, जिससे किसानों की जो अनाज थे बिक नहीं रहे थे, जिससे, और फिर उसके बाद क्या किया गया, किसानों के ऊपर ज्यादा कर लगा दिया गया। तो गांधी जी ने क्या किया, खेड़ा में किसानों को कर कम करवाने के लिए आंदोलन चलाया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल ये कब हुआ, 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जो कि गुजरात के अंदर। इन्होंने, गांधी जी ने मिल मजदूरों के लिए किया, किसके लिए, तो मजदूरों के अधिकारों के लिए गांधी ने शांतिपूर्ण संघर्ष किया, जिससे मजदूर वर्ग भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सरकारी संस्थाओं से दूरी बनाने का आह्वान किया, जिससे आंदोलन को पूरे देश में फैलाया गया और जनता इसमें शामिल हो गई। उसके बाद स्वदेशी खादी प्रचार किया। तो गांधी जी ने क्या बोला कि आप क्या करिए, सभी लोगों को, ठीक है ना, जो भी विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार किया जाए और जो भी खादी वस्तु है उनको क्या किया जाए, अपनाया जाए। तो इस तरीके से गांधी जी ने क्या कर दिया, ठीक है, एक जन नेता के रूप में उभर कर सामने आए। जन भागीदारी को बढ़ाना, तो उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों को आंदोलन में शामिल किया और एक व्यापक जन आंदोलन बना दिया। अहिंसा और सत्याग्रह की नीति, गांधी जी जन नेता क्यों बने, जनता के नेता क्यों बने, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी थी अहिंसा, यानी कि आप क्या करिए, विरोध करिए लेकिन उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए और सत्य के ग्राह पर, सत्य के रास्ते पे चले।
तो गांधी जी ने शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से संघर्ष करने की नीति अपनाई, जिससे आंदोलन को नैतिक शक्ति मिली और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को भी बढ़ावा मिला। उसके बाद राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। गांधी जी ने क्या किया? राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और सभी वर्गों के सहयोग पर जोर दिया, जिससे जो स्वतंत्रता संग्राम अधिक संगठित और प्रभावी बन गया। तो इस तरीके से 1917 से लेकर 1922 तक गांधी जी क्या बन गए? एक जन नेता बन गए और राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में क्या कर दिया? बदल दिया। किस किस तरीके से पता बदला वो आपको पता ही है। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा, फिर अहमदाबाद, फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? ठीक है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, अपने सत्याग्रह की नीति पे चले, अपने अहिंसा की नीति पर चले और राष्ट्रीय एकता को क्या किया? उन्होंने मजबूत किया। तो इस प्रकार गांधी जी ने इस अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्णन कीजिए कि किस प्रकार पौराणिक हिंदू धर्म के विचारों का विकास अलग अलग ढंग से इसी परंपरा के अंतर्गत हुआ। आपको बताना हिंदू धर्म का विचार, हिंदू धर्म का विकास किस तरीके से हुआ, हिंदू धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, वैदिक परंपरा से विकसित होकर पौराणिक हिंदू धर्म ने धार्मिक विचारों, भक्ति और लोक परंपराओं को अपनाया। तो वैदिक परंपरा से विकसित होकर पौराणिक हिंदू धर्म ने नए धार्मिक विचारों और भक्ति के लोक परंपराओं को अपनाया और यह विकास धीरे धीरे हुआ और इसने धर्म को अधिक व्यापक और जनसाधारण के अनुकूल बनाया। तो जो हिंदू धर्म था वो ठीक है वैदिक परंपरा से निकलकर आई और उसके बाद इसने क्या किया? नए नए धर्मों को अपने अंदर ठीक है सम्मिलित किया, नए विचारों को डाला, नए परंपराओं को अपनाया और इस हिंदू धर्म को क्या किया? जनता के अनुकूल बनाया। जैसे कि वैदिक परंपरा थी, तो वैदिक परंपरा भी हिंदू वाली परंपरा थी, लेकिन वो बहुत ठीक है टफ थी। वो क्या थी? बहुत टफ थी, हर कोई नहीं मान सकता था। ठीक है, चलिए वैदिक परंपरा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। भाई हिंदू धर्म का विकास कैसे हुआ? तो वैदिक परंपरा में परिवर्तन हो गए। तो प्रारंभिक वैदिक धर्म में यज्ञ कर्मकांड प्रमुख थे, लेकिन समय के साथ भक्ति और व्यक्तिगत पूजा का महत्व बढ़ा, जिससे धर्म सरल और आम लोगों के लिए सुलभ बन गया। जो वैदिक धर्म था, जो वैदिक हिंदू धर्म था, वो काफी कठिन था। यज्ञ इतने महंगे होते थे, यज्ञ की पूछो मत, बहुत महंगे यज्ञ होते थे। कर्मकांड, ठीक है ना, पशु बलि, ये सब कौन कराता था? राजा महाराजा कराते थे। इसलिए वैदिक हिंदू धर्म को कोई अपना नहीं पाता था, क्योंकि ये बहुत महंगा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या किया गया? इसको सरल किया गया। ठीक है, और जब सरल किया गया तो आम लोगों ने भी क्या कर दिया? हिंदू धर्म को अपना लिया। प्रमुख देवी देवताओं का उदय, हिंदू धर्म में क्या हुआ? प्रमुख देवी देवताओं का उदय हुआ, जैसे कि विष्णु हो गए, शिव हो गए, देवी देवता हो गई, दुर्गा जी हो गई। देवताओं की पूजा का विस्तार हुआ, जिससे जुड़े अवतारों और कथाओं ने लोगों की धार्मिक आस्थाओं को गहराई से क्या किया? प्रभावित किया। तो इसका विकास और हिंदू धर्म का कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर प्रमुख देवताओं का उदय हुआ, विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, ठीक है, माता दुर्गा हो गई, और इनके अवतारों का क्या किया जाने लग गया? पूजा किया जाने लग गया। इस वजह से हिंदू धर्म का क्या हुआ? विस्तार हुआ। भक्ति का प्रसार, तो भक्ति को धार्मिक जीवन का मुख्य आधार बनाया गया, जिससे हर व्यक्ति बिना किसी जटिल प्रक्रिया के ईश्वर से जुड़ सकता था और धर्म अधिक लोकतांत्रिक बना। तो भक्ति का प्रसार किया गया, ठीक है ना, लोगों को धर्म मानने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि धर्म के अंदर सारी चीजें अच्छी हो चुकी थी। पुराणों की रचना की गई, तो पुराणों में धार्मिक कथाएं, सृष्टि, देवताओं और नैतिक मूल्यों का वर्णन किया गया। तो इसी दौरान क्या किया गया? पुराणों की रचना की गई है। आप कमेंट करके बताना कितने टोटल पुराण कितने हैं, आप कमेंट करके बताना। तो इस दौरान क्या किया गया? पुराणों की रचना की गई, जिसके अंदर देवी देवताओं के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में क्या किया गया? बताया गया, और धर्म को समझना आसान हुआ और व्यापक रूप से फैल गया। तो हिंदू धर्म क्यों फैला? क्योंकि पुराणों की रचना की गई, और पुराण जो हुआ करते थे ये सरल होते थे। पुराण क्या होते थे बेटा? सरल होते थे। इसलिए ठीक है हिंदू धर्म का क्या हुआ? विकास हुआ। मंदिर और मूर्ति पूजा, मंदिरें बनवाई गई, देवी देवताओं के लिए क्या की गई? मंदिरें बनवाई गई। तो मंदिरों का निर्माण किया गया, मूर्ति पूजा का विकास हुआ, जिससे धार्मिक गतिविधियां संगठित थी और समाज में धार्मिक केंद्र स्थापित हुए। ठीक है, स्थानीय परंपराओं का समावेश हुआ, जैसे कि ठीक है ना, बहुत सारे स्थानीय देवताओं को मुख्य देवी देवताओं से जोड़ दिया गया। जैसे कि उरी के अंदर जगन्नाथ है, उनको विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो स्थानीय परंपराओं को क्या कर दिया गया? मुख्य परंपराओं में जोड़ दिया गया।
तो क्षेत्रीय देवी देवताओं को, लोक परंपराओं को शामिल किया गया, जिससे धर्म अधिक विविध और सभी समुदाय के लिए स्वीकार बना। ठीक है ना। तो हिंदू धर्म क्या पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है, और इसके हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग का अवतार बताया गया है। जैसे कि आपको श्री कृष्ण को, ठीक है, विष्णु जी का अवतार बताया गया है। ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत अवतार बताए गए हैं। ठीक है ना। तीर्थ और व्रत परंपरा, इसमें क्या है, तीर्थ और व्रत परंपरा कहिए, तीर्थ यात्रा, यानी कि लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजा जाने लग गया, व्रत किया जाने लग गया, और त्योहारों का महत्व बढ़ा, जिससे धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता को मजबूती मिली। सामाजिक प्रसार और लोकप्रियता, यह धर्म समाज के सभी वर्गों में फैल गया, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रमुख और स्थायी अंग बन गया। तो इस प्रकार पौराणिक हिंदू धर्म ने वैदिक परंपरा को विकसित करते हुए भक्ति, मंदिर, लोक परंपराओं के माध्यम से एक नया व्यापक स्वरूप क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो आपसे पूछे पौराणिक हिंदू और वैदिक हिंदू में क्या अंतर था? पौराणिक हिंदू सरल था और वैदिक हिंदू कठिन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हम मुगल काल के ग्रामीण समाज के बारे में कैसे जानते हैं? मुगल काल के ग्रामीण समाज के बारे में कैसे जानते हैं? इस काल में किसानों के द्वारा कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता था, इसका वर्णन करना है आपको। तो हम मुगल काल के ग्रामीण समाज के बारे में कैसे जानते हैं, स्रोत बताने हैं आपको, और इस काल में किसान किस किस तरीकों का प्रयोग करते थे। तो चलिए, तो मुगल साम्राज्य के ग्रामीण समाज की जानकारी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है, जैसे कि अभिलेखों से मिलता है, ग्रंथों से मिलता है, यात्रियों के विवरणों से मिलता है, जो कृषि और समाज का स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। तो आइए, पहला क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथों से जानकारी। हमें मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी से हमें मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है। हमें मुगल साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। तो अबुल फजल की आईने अकबरी जैसे ग्रंथों में ग्रामीण जीवन, भूमि व्यवस्था और कृषि उत्पादन का विस्तृत वर्णन किया गया, जिससे समाज की संरचना को समझा जा सकता है। तो मुगल कालीन ग्रामीण समाज की ऐतिहासिक सूचना जो है, जानकारी हमें ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कि अबुल फजल के आईने अकबरी से मिलती है। राजस्व अभिलेखों का महत्व, राजस्व जो अभिलेख हुआ करते थे, ठीक ना, उससे भी हमें क्या मिलता है, उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। भूमि कर से संबंधित दस्तावेज किसानों की आय, उत्पादन और भूमि के प्रकार की जानकारी देते हैं। जो भूमि कर जो दस्तावेज होता था वो किसानों की आय बताता कि उसमें किसानों को क्या आय मिलती थी, उनका उत्पादन कितना होता था, और भूमि किस प्रकार की भूमि थी, परती भूमि थी, ठीक है, परती भूमि थी या खेती वाली भूमि थी। इस तरीके की जानकारी हमें राजस्व अभिलेखों से मिलते हैं। राजस्व अभिलेख कौन से होते हैं? तो राजस्व अभिलेख वो अभिलेख हैं जो कर देते समय लिखे जाते थे। कर टैक्स देते समय जो अभिलेख लिखे जाते थे उसको राजस्व अभिलेख कहा जाता है। तो उससे हमें जानकारी मिलती है, जिससे आर्थिक व्यवस्था, कृषि प्रणाली का अध्ययन संभव हो पाया है। यात्री भी हो, मुगल काल में बहुत सारे यात्री आए, ठीक है, मुगल काल में क्या है बेटा, बहुत सारे यात्री आए। क्या कहते हैं आपका फ्रांसवा बर्नियर आया। कौन आया? फ्रांसवा बर्नियर आया, ठीक है। तो विदेशी यात्रियों ने गांवों, किसानों और कृषि पद्धतियों का वर्णन किया, जिससे उस समय के ग्रामीण जीवन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें मिलता है। तो बहुत सारे मुगल काल के दौरान बहुत सारे कौन आए? यात्री आए, जैसे कि आप बता सकते हैं फ्रांसवा बर्नियर आया, ठीक है ना, और उस समय मुगल काल ही चल रहा था, ठीक है। शाहजहां के बेटे का इलाज भी किया। तो जो विदेशी यात्री आए उन्होंने क्या किया, गांव को देखा, किसानों को देखा, कृषि को देखा, उसके बारे में क्या कर दिया, लिख दिया, तो हमें जानकारी मिल गई। हल और बैलों का उपयोग, अब तकनीक किसका प्रयोग करते थे? किसान। तो हल और बैलों का प्रयोग करते थे। तो किसान खेती के लिए हल और बैलों का उपयोग करते थे, जिससे भूमि की जुताई प्रभावी ढंग से होती थी और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो कौन से तकनीक का उपयोग करते थे? हल और बैलों का। सिंचाई की तकनीकें, तो कुएं हुआ करते थे, नहरें हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, इसके द्वारा वो क्या करते थे, सिंचाई किया करते थे। फसल चक्र प्रणाली, इस समय फसल चक्र प्रणाली को अपनाया गया था। तो किसान विभिन्न मौसमों में अलग अलग फसलें उगाते थे, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती थी और उत्पादन में स्थिरता आती थी। तो किसान क्या करते थे, अलग अलग फसलों को उगाते थे। श्रम और सामूहिक कार्य, तो खेती में परिवार के सदस्य और मजदूर मिलकर क्या करते थे, काम करते थे, जिससे बड़े स्तर पर खेती करना क्या हो जाता था, संभव हो पाता था और उत्पादन में वृद्धि होती थी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ये क्या करते थे, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि किसान वर्षा, ठीक है, मिट्टी, जल संसाधनों का उपयोग करके खेती करते थे, जिससे कृषि पूरी तरह से प्राकृतिक आधारित होती थी। तो इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से मुगल काल के ग्रामीण समाजों के बारे में, किसानों की तकनीकों की जानकारी हमें मिलती है और उस समय की कृषि व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, महाभारत की भाषा और सामग्री की व्याख्या करना आपको।
आपको क्या बताना है, महाभारत की भाषा और सामग्री की व्याख्या। तो महाभारत भारत प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। किसमें लिखी गई है, संस्कृत भाषा में की गई है। उसके जो मूल रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। यह ग्रंथ केवल युद्ध कथा नहीं है, इसमें केवल युद्धों के बारे में ही नहीं बताया, इसमें समाज के बारे में बताया, इसमें राजनीति के बारे में बताया, इसमें नैतिकता के बारे में बताया गया है। तो ये केवल युद्धों से संबंधित नहीं है। चलिए, इसकी भाषा कैसी थी, तो इसकी भाषा का संस्कृत भाषा का प्रयोग। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है जो उस समय के विद्वानों की भाषा थी, लेकिन इसमें सरल शैली अपनाई गई है जिससे यह विभिन्न वर्गों तक लोगों तक पहुंच सका। उस समय की जो संस्कृत जो हुआ करती, संस्कृत दो प्रकार की होती थी, एक वैदिक संस्कृत होती थी, एक मौखिक संस्कृत होती थी। तो जो वैदिक संस्कृत होता था बहुत ही टफ होता था, बहुत ही टफ होता था, उसको केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते थे। लेकिन एक होता था मौखिक संस्कृत जिसे आम चाल की बोल चाल में इस्तेमाल करते थे। तो जो महाभारत था उसको, ठीक है, सरल संस्कृत में लिखा गया था ताकि सभी लोग क्या कर सके, उसको पढ़ सके। मौखिक परंपरा का से विकास, तो भाई इसका विकास कैसे हुआ, मौखिक परंपरा से हुआ। यह ग्रंथ प्रारंभ में मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। महाभारत लिखा थोड़ी नहीं गया था पहले, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया, सुनाया गया, फिर बाद में इसे लिखा गया और बाद में इसे लिखित रूप दिया गया जिससे इसकी भाषा सामग्री के समय के साथ विकसित होती रही। तो इसकी जो भाषा रही, इसकी जो सामग्री रही वो धीरे धीरे बदलती रही, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जिन लोगों की अलग अलग भाषा होती है तब अपनी अपनी अलग अलग भाषा में बताएंगे, तो इसकी भाषा क्या होती गई, बदलती गई। लेकिन मुख्यतः इसको लिखा किसमें गया, संस्कृत में। सरल और कथात्मक शैली, इसमें महाभारत की भाषा कैसी थी, कथा शैली में थी, कथा शैली में, जिसमें संवाद, कहानियां और उदाहरण शामिल है। तो इसके अंदर कहानी बताई गई है, इसमें उदाहरण बताए गए, इसे जटिल विचारों को भी सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अगला, विविध विषयों का समावेश, इसके अंदर केवल युद्ध थोड़ी ना है, इसके अंदर धर्म, युद्ध, समाज, नैतिकता, इन सब के बारे में बताया गया है। धर्म और नैतिक शिक्षा, इससे लोगों को धर्म और नैतिक शिक्षा मिलती है। जैसे कि आप लोग देखा होगा, बहुत सारे लोग महाभारत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। तो इससे क्या मतलब, हमें धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है, हमारी नैतिकता, हमारी विकास होता है, ठीक है, हमें मोरल ड्यूटीज मिलती है। ग्रंथ में धर्म, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों का विशेष बल दिया गया जिससे लोगों को सही जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो महाभारत से हमें सही जीवन जीने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सामाजिक संरचना का वर्णन, ठीक है, इसमें वर्ण व्यवस्था, परिवार, विवाह और समाज के नियमों का वर्णन किया गया है। उपाख्यान और कथाएं, उपाख्यान और कथाएं, ठीक है, मुख्य कथा के साथ कई उपकथाएं और कहानियां जोड़ी गई जिससे ग्रंथ और अधिक विस्तृत और शिक्षाप्रद बन गया। तो इसके अंदर उपाख्यान और कथाएं दोनों जोड़ी गई हैं। क्या जोड़ी गई है, उपाख्यान और कथाएं दोनों जोड़ी गई हैं। समय के साथ इसका विस्तार होता गया है। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है जिसमें समय समय पर नए नए अंश जोड़े गए हैं जिससे इसकी सामग्री और अधिक समृद्ध व्यापक हो गई है, ठीक है। इस प्रकार महाभारत की भाषा सरल और प्रभावी है जबकि इसकी सामग्री अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है जो प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति को समझाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी भाषा कैसी है और इसमें कौन कौन सी सामग्री है। तो आपको बता देना, इसमें युद्ध के बारे में, इसमें परिवार के बारे में, इसके समाज के बारे में, ठीक है। इसके सब में जो भी आपको समझ में आया उसके बारे में आप लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो उन शास्त्रों पर चर्चा करें जो बताते हैं कि रिश्तेदारी और विवाह के बारे में ब्राह्मणवादी नुस्खे सार्वभौमिक रूप से पालन नहीं किए जाते थे। यानी कि रिश्तेदारी और विवाह के जो नियम ब्राह्मणों ने बनाए थे उसको पूरी जगह पे हर तरीके से पालन नहीं किए जाते थे। तो आपको उदाहरण के माध्यम से बताना है। आपको क्या बताना है कि ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे, कानून बनाए थे रिश्तेदारी के और विवाह के, उसको पूरी जगह नहीं माने जाते थे। इसको उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो देखिए, ब्राह्मणवादी ग्रंथों में विवाह और रिश्तेदारी के नियम निर्धारित किए गए थे। इसके अंदर क्या निर्धारित किए गए थे, ठीक है, रिश्तेदारी और नियम निर्धारित किए गए थे। लेकिन वास्तविक समाज में इन नियमों का पालन हर जगह समान रूप से नहीं किया गया, जिससे कई ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि ब्राह्मणों ने जो रिश्तेदारी और विवाह के नियम बताए उसको नियमों का पालन हर जगह पूरे भारत में नहीं किया जाता था। चलिए, दक्षिण भारत में विभिन्न विवाह प्रथा। दक्षिण भारत में देखिए, उत्तर भारत में तो ब्राह्मणों के नियमों को माना भी जाता था लेकिन दक्षिण भारत में कुछ नहीं माना जाता था। तो दक्षिण भारत में क्रॉस की कजन विवाह, दक्षिण भारत में क्रॉस कजन विवाह होता था। क्रॉस कजन मतलब विवाह मतलब हो गया ममेरे पुपेरे भाइयों या बहनों का शादी।
प्रचलित था, जो ब्राह्मणवादी नियमों के विरुद्ध था, फिर भी समाज में स्वीकार्य था। तो दक्षिण भारत के अंदर ममेरे पुपेरे भाइयों से, भाई बहनों का शादी विवाह हो जाता था, लेकिन ब्राह्मणवादी नियमों में इसकी मनाही की गई थी कि कोई भी ममेरे पुपेरे भाई से शादी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होता है, खून का रिश्ता होता है। लेकिन दक्षिण भारत में इसका अपोजिट था। तो यानी कि दक्षिण भारत के अंदर विवाह के जो नियम बनाए गए थे उसको नहीं माना जाता था। स्थानीय परंपराओं का प्रभाव, तो विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रीति रिवाज अधिक प्रभावित थे, जिसमें विवाह संबंधों में विविधता दिखाई देती और ब्राह्मणवादी नियम पूरे तरह से लागू नहीं होते। तो जो स्थानीय परंपराएं हुआ करती थी, स्थानीय परंपराओं में विवाह ब्राह्मणवादी नियमों को पालन नहीं किया जाता था। जिस तरीके से ब्राह्मणों ने विवाह करने के लिए बोर्ड लगा था, उस तरीके से माना नहीं जाता था। शाही परिवारों में बहु विवाह, जैसे कि ब्राह्मणों ने बोला था कि भाई बहु किसी की बहुत सारी पत्नियां नहीं होगी, क्या नहीं होंगी, बहुत सारी पत्नियां नहीं होंगी। लेकिन जो शाही परिवार हुआ करते थे, जो राजा महाराजाओं के घर हुआ करते थे, उसके अंदर बहु विवाह आम था, एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां। राजाओं उच्च वर्गों में बहु विवाह आम बात था, जो आदर्श नियमों से अलग था, लेकिन राजनीतिक सामाजिक कारणों से स्वीकार किया जाता था। अंतर जातीय विवाह के उदाहरण, जैसे कि ब्राह्मणों ने बोल लगा था कि एक ही जात के अंदर विवाह नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ मामलों में अलग अलग वर्णों के बीच विवाह हुए, कुछ मामलों में क्या हुआ, अलग अलग वर्णों के बीच में क्या हुए, विवाह हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कठोर वर्ण नियमों का पालन हमेशा नहीं हुआ करता था। महिलाओं की भूमिका में विविधता, तो कुछ समाजों में महिलाओं को विवाह संबंधों में अधिक स्वतंत्रता थी और कुछ ब्राह्मणवादी आदर्शों से भिन्न स्थिति को दर्शाती है। जैसे कि ब्राह्मणवादी आदर्शों में क्या था, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी। ब्राह्मणवादी आदर्शों में क्या था, महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, लेकिन कुछ समाजों में महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई थी। अभिलेख साक्ष्य, ठीक है ना। तो अभिलेखों और शिलालेखों से पता चलता है कि वास्तविक समाज विवाह और रिश्तेदारी की प्रथाएं अलग अलग थी। जनजातीय समाज की परंपराएं, तो जनजातीय समुदाय की अपनी विवाह परंपराएं होती थी, जो ब्राह्मणवादी नियमों से बिल्कुल अलग थी। ग्रंथों और वास्तविकता में अंतर, तो ब्राह्मणवादी ग्रंथ आदर्श स्थिति बताते हैं, जबकि वास्तविक समाज में अनेक विविधता और बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें बता दे रहे हैं रिश्तेदारी और विवाह के बारे में। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि विवाह और रिश्तेदारी के ब्राह्मणवादी नियम सार्वभौमिक रूप से नहीं माने जाते थे, बल्कि समाज में, ठीक है, इसके क्या थे, विविधता थे, इसकी क्या थी, विविधता थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि आईने अकबरी आज भी अपने समय का असाधारण दस्तावेज क्यों बनी हुई है। यानी कि आईने अकबरी में इतनी सारी गलतियां होने के बाद भी, ठीक है, मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत ही बड़ी क्या है, दस्तावेज है। इसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। आईने अकबरी आज भी असाधारण दस्तावेज क्यों बनी हुई है। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करती है। तो अकबर के शासनकाल के बारे में अगर हमें कुछ भी जानना है तो हम क्या करेंगे, आईने अकबरी को पढ़ेंगे। चलिए, इसमें हमें अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि अकबर के दौरान, ठीक है, किस प्रकार का प्रशासन चलाया जाता था। तो इस ग्रंथ में मुगल प्रशासन अधिकारियों की भूमिकाएं और शासन प्रणाली का विवरण दिया गया है, जिससे उस समय की प्रशासनिक संरचना को समझना संभव हो पाता है। तो आपको बताना है इसमें अकबर या अन्य राजाओं के, अन्य मुगल शासकों के प्रशासन के बारे में बताता है। राजस्व प्रणाली की जानकारी देता है। यह बताता है कि हमें कि मुगल साम्राज्य में किस प्रकार की राजस्व प्रणाली थी, यानी कि भूमि से कर वसूलने की किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई थी। तो इसमें भूमि मापन, कर निर्धारण और राजस्व वसूली की प्रक्रिया का पूरा वर्णन दिया गया है, जो आर्थिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक व्यवस्था को समझने में आईने अकबरी क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजस्व प्रणाली की पूरी जानकारी हमें देता है। सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग, इसमें संख्याओं में चीजों को बताया गया है, जैसे कि इस ग्रंथ में भिन्न प्रांतों की आय, किस प्रांत की क्या आय है, किस प्रांत में कितना उत्पादन है, किस प्रांत मतलब राज्य, किस राज्य की कितनी जनसंख्या है, उसके बारे में हमें यह पूरा जानकारी देता है। सामाजिक जीवन का चित्रण भी करता है। तो इसमें विभिन्न वर्गों, पेशों और सामाजिक समूहों का वर्णन है, जिससे उस समय के समाज की संरचना और जीवन शैली को समझना क्या है, समझा जा सकता है। तो इसमें सामाजिक जीवन का ही बताया गया है। सांस्कृतिक विवरण, इसमें धर्म, रीति रिवाज, त्योहार, परंपराएं, इन सब का भी उल्लेख किया गया है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो अबुल फजल ने तथ्यों को व्यवस्थित और तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं राज्यों के, ठीक है ना, कि किस राज्य में की कितनी आय थी, किस राज्य के कितने उत्पादन हुआ करते थे, किस राज्य में कितनी जनसंख्या थी, ये क्या थे, वैज्ञानिक तर्क पे दिए गए थे, जिससे ग्रंथ आधुनिक ऐतिहासिक लेखन के निकट प्रतीत होती है। समकालीन और प्रत्यक्ष जानकारी, इससे हमें अकबर के शासन के दौरान जो जो घटनाएं हुआ करती थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ अकबर के समय में ही लिखा गया, जिससे उसमें दी गई जानकारी प्रत्यक्ष और विश्वसनीय मानी जाती है। उसके बाद ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्व रखता है, तो यह ग्रंथ मुगल काल के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है, जो आज भी इतिहासकार क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार आईने अकबरी अपने विशुद्ध तथ्यात्मक और व्यवस्थित विवरण के कारण आज भी असाधारण ऐतिहासिक दस्तावेज बना हुआ है। तो आपको बता देना है कि आईने अकबरी से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। हमें राजशाही के बारे में पता चलता है, हमें, ठीक है, वहां के समाज के बारे में पता चलता है, वहां के दैनिक जीवन के बारे में पता चलता है, वहां के आंकड़ों के बारे में पता चलता है, ये सारी चीजें पता चलती है। वहां पे कितना उत्पादन हुआ करता था इसके बारे में पता चलता है। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में पता चलता है। नौवां क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण कारीगरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो गांव में कारीगर हुआ करते थे उनके बारे में आपको बताना है। तो मुगल काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल कृषि आधारित नहीं थी, ठीक है, यहाँ कारीगरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो गांव की आवश्यकताओं को पूरा करते थे और उत्पादन में योगदान देते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, कारीगर जो हुआ करते थे ये भी मुगल काल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते थे। तो कृषि उपकरणों का निर्माण, तो ये कारीगर क्या काम करते थे, कृषि के उपकरण बनाते थे। जब तक कृषि के उपकरण नहीं होंगे तब तक खेती नहीं होगा ना। तो कारीगर हल, फावड़ा, अन्य कृषि उपकरण बनाते थे, जिससे खेती का कार्य आसान होता था और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती थी, ठीक है। घरेलू वस्तुओं का उत्पादन, घर की जो भी वस्तुएं होती थी, जैसे कि बर्तन हो गया, कपड़े हो गए, लकड़ी हो गए, ठीक है, इन सबको कौन बनाता था, तो कारीगर ही बनाते थे। उसके बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान, तो कारीगर गांव की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो वस्तुओं का उत्पादन करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता था। तो ये क्या करता था, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन करते थे। सेवा आधारित संबंध, जजमानी प्रणाली, कारीगरों और किसानों के बीच सेवा और वस्तुओं का विनिमय संबंध होता था, जिससे, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। तो कारीगर और किसानों के बीच सेवा और वस्तु विनिमय का संबंध होता था, यानी कि जजमानी व्यवस्था क्या थी, सेवा के बदले उन्हें वस्तु दे दिया था। याद रखना, जजमानी व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसके अंदर किसानों और कारीगरों के द्वारा दी जाने वाली सेवा के बदले उन्हें वस्तुएं दी जाती थी, जैसे कि खाने के लिए क्या दे दिया, ठीक है, भोजन दे दिया, फिर उसके बाद अनाज दे दिया, भूमि दे दिया। इसी को क्या कहा जाता था, जजमानी प्रणाली कहा जाता था। विशेष कौशल और परंपरा, कारीगर अपने विशेष कौशल और पारंपरिक तकनीकों के लिए जाने जाते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। बाजार से संबंध, तो कुछ कारीगर अपने उत्पादन स्थानीय बाजारों में बेचते थे, जिससे उनकी आय बढ़ती थी और व्यापारिक गतिविधियों का विकसित होती थी। और एक बात बता दूं कि ना, जब क्या कहते थे, जब कटाई, जब क्या होता था, ठीक है, जब फसलों की देखरेख की जाती थी, जब फसल पक रहे होते थे, जब फसल, ठीक है, फसलों को लगा दिया गया और उसके बाद कटने तक का जो समय हुआ करता था, उसमें ना किसान भी कारीगर बन जाते थे। किसान भी क्या बन जाते थे, कारीगर बन जाते थे। फसल लगने और फसल कटने के बीच में किसान भी क्या बन जाते थे, कारीगर बन जाते थे। इसलिए कारीगरों और किसानों के बीच में अंतर करना क्या हो जाता था, मुश्किल भी हो जाता था, ठीक है। तो कारीगरों के कारण गांव अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेती थी, जिससे बाहरी निर्भरता कम होती थी। सामाजिक संरचना में स्थान, तो कारीगर समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग थे, जिनकी भूमिका आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक थी, ठीक है। तो इस प्रकार 16वीं 17वीं शताब्दी में ग्रामीण कारीगरों ने आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन और ग्रामीण आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इसे ब्रिटेन की संसद में क्यों पेश किया गया था। 5वीं रिपोर्ट क्या है और इसे ब्रिटेन की संसद में क्यों पेश किया गया, तो देखिए 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश की संसद के समक्ष प्रस्तुत किया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन, राजस्व व्यवस्था और भारतीय समाज की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो याद रखना कि जो 5वीं रिपोर्ट थी 1813 में ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के किस प्रकार से भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला रही है, उसकी राजस्व व्यवस्था क्या है और भारतीय समाज किस प्रकार से, इसके बारे में लिखा गया था। तो 5वीं रिपोर्ट का स्वरूप,
यह एक विस्तृत आधिकारिक दस्तावेज था। ये क्या था? एक बहुत ही बड़ा आधिकारिक दस्तावेज था जिसमें लगभग हजारों पृष्ठों में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, प्रशासनिक नीतियों और भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में विश्लेषण किया गया था। तो इसके अंदर, ठीक है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में बताया गया था, उसके प्रशासन के बारे में बताया गया था और भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया था। इसके अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था का विवरण दिया गया था कि इसमें किसान भूमि प्रणाली, किसानों की स्थिति और राजस्व वसूली के तरीकों का विस्तृत वर्णन किया गया था, और जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। तो इसमें भारत की स्थिति की, भारत की राजस्व व्यवस्था की प्रणाली को बताने के लिए क्या किया गया था? 5वीं रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। कंपनी के शासन की समीक्षा, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों की आलोचना, यानी कि बताया गया कि भाई किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, वहां पर लोगों का शोषण कर रही है और अपनी झोली को भर रही है। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम नेगेटिव करके दिखाया गया। 5वीं रिपोर्ट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम बिल्कुल नेगेटिव करके दिखाया गया और समीक्षा की गई कि जिससे उसकी नीतियों की कमियों को उजागर किया जा सके। किसानों की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया था। तो रिपोर्ट में किसानों पर अत्यधिक कर भार और उनके शोषण का वर्णन किया गया। भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? किसानों के ऊपर ज्यादा कर लगा रही है और उसका शोषण कर रही है। उनकी दयनीय स्थिति संसद के सामने रखी गई। जमींदारों की इस भूमिका का विश्लेषण, इसमें जमींदारों के व्यवहार और उनके द्वारा किसानों के साथ किए जाने वाले शोषण का उल्लेख किया गया, जिससे सामाजिक समस्या को समझना जा सकता है। संसद में प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या था कि इसे ब्रिटेन के संसद में इसलिए पेश किया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्यों की जांच ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच की जा सके और उसके प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाए। इस वजह से संसद के अंदर इसको पेश किया गया था। सुधारों की आवश्यकता को दर्शाना, इसमें इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक स्रोत के रूप में एक महत्व रखता है। यह रिपोर्ट उस समय के भारतीय समाज, कृषि और ब्रिटिश नीतियों के समझाने में एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय स्रोत है। तो इस प्रकार पांचवी रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समीक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिसने संसद में प्रस्तुत प्रशासनिक सुधारों और नियंत्रणों की दिशा में कदम उठाए गए। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की नेगेटिव चीजों को दिखाया गया, प्रशासन के बारे में बताया गया किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, भारतीय जनता पर शोषण कर रही है। तो ये तो तुम्हारे 10 मोस्ट रिपीटेड PYQ जो बहुत ही ज्यादा तुम्हारे इस साल के बोर्ड के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तुम्हें हर सेट में दिखाई देंगे। तो बिना टाइम गवाए इस क्वेश्चन को दोबारा से देख के पूरा पेपर का पूरा फोड़कर आ जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं तो तुम्हें क्या क्या करना है। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, क्लास 12th के प्लेलिस्ट के हिस्ट्री वाले पोर्शन में जाना है। उसके अंदर 3 मार्क्स वाले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन है। आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। 30 क्वेश्चन आप कर लीजिए। फिर उसके बाद 3 वीडियो हो जाएंगे इसको लगाकर, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर 6 है, फिर एक वीडियो के अंदर 6 है, ठीक है, फिर एक वीडियो के अंदर क्या है 10 है, इस लास्ट वाले में क्या है 10 है। टोटल 22 क्वेश्चन हो गए। 22 क्वेश्चन कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और इनसे एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आपको MCQ की वीडियो चाहिए, ठीक है ना, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ रहेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर हमें MCQ की वीडियो चाहिए, तो मैं MCQ की वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको मैथ की वीडियो चाहिए तो आपको मैथ कमेंट कर देना, मैं मैथ की भी वीडियो बना दूंगा। आपको चित्रों की वीडियो चाहिए तो आप चित्र लिख देना, ठीक है, डायग्राम लिख देना, पिक्चर लिख देना, इमेज लिख देना, कुछ भी लिख देना, ठीक है, मैं वो भी क्या बना दूंगा। लेकिन ये तब बनाऊंगा जब आप कमेंट करोगे, ठीक है ना, तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का।